हेलो बच्चों, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। जेईटी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेव मोशन के अंदर एक ऐसे टॉपिक को देखेंगे कि जो कहीं ना कहीं बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। उसका नाम है बाउंड्री इफेक्ट, और उसके बाद लीड करते हुए स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव। पहले तो स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर देखेंगे कि उसके चलते कैसे हार्मोनिक उसका होता है, या जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हैं उसका रिपीटिशन होता है। और फिर इसी कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट में ऑर्गन पाइप्स की तरफ चलते हैं। तो आज हम लोग बाउंड्री इफेक्ट के बारे में देखेंगे कि बाउंड्री इफेक्ट होता क्या है, और जो नॉर्मल हमारा वेव है, जो प्रोग्रेसिव वेव है, यहाँ पर आकर उसका कैसा कुछ हालचाल हो जाता है। तो आ जाइए, बिना देर किए स्टार्ट कर ही लिया जाए। बाउंड्री इफेक्ट। बाउंड्री इफेक्ट में क्या है बच्चों कि जैसे हमारा वेव अभी चल रहा था उसको सर्टेन एक बाउंड्री में अगर फिक्स कर दे, मतलब कि जैसे कि अगर हम जैसे हम कुछ बोलते हैं तो टकरा कर वापस आता है, यही होगा। जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल बॉल को आप फेंको तो एक बॉल अभी जा रहा होगा, जैसे भी सर्टेन उसका मोशन होगा, तो आफ्टर द कोलिजन के बाद कुछ होगा, तो क्या होगा कि कोई जो वेव जाएगा और टकरा कर वापस आए, तो क्या कहेंगे उसे? रिफ्लेक्शन वेव या रिफ्लेक्टेड वेव। तो अगर हम देखें कि रिफ्लेक्टेड वेव फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि एक वेव है या स्ट्रिंग है और यहाँ पर एक वहाँ से फिक्स कर दें, और फिर इसमें अगर हम देखें तो क्या होगा। देखें मतलब कि अगर वेव को अगर भेजें कि जैसे कि अगर रोप था यहाँ पे, और अगली बार में जब ये रोप ऐसे पल्स बनाते हुए जा रहा होगा, तो जब यहाँ पर जाएगा तो उसका मोशन कैसा होगा, मतलब पल्स टकरा कर जब वो वापस आएगा तब क्या होगा। तो ऐसे को रिफ्लेक्टेड वेव फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट से होगा। दूसरा कि एक तो यहाँ पर फिक्स्ड है, जैसा मैं बोल भी रहा हूँ। दूसरा कि इसी को अगर हम फिक्स ना कर कर कुछ ऐसा मूवेबल कर दें, मतलब कि जैसे यहाँ पर किसी स्ट्रिंग को एक रिंग से अगर डाल दें, मतलब रिंग से उसको फंसा दें और फिर उसको उसमें कुछ ऐसा ही अगर हम एक जर्क दें तो पल्स जाएगा, तो फिर क्या होगा। तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट फर्स्ट पॉइंट है, मतलब एक तरह का ऐसा देखना है कि अगर हम वेव को अगर ऐसा करते हैं तब उसके बाद उसका रिफ्लेक्शन क्या होता है। दूसरा कि रिफ्लेक्टेड वेव फ्रॉम ओपन पॉइंट, फिक्स बाउंड्री या ओपन बाउंड्री, जो भी नाम देना। फिक्स पॉइंट में ओपन पॉइंट कह देता हूँ। ओपन पॉइंट का मतलब कि जैसे कि अभी फिक्स के बजाय हम उसे अगर कोई मूवेबल रिंग या स्मूथलेस फ्रिक्शनलेस स्मूथ अगर वो सरफेस यहाँ पर ऐसा रिंग से फंसा दें, और फिर एक यहाँ से जब हम यहाँ पर वॉल है और एबल टू मूव है, नो फ्रिक्शन, तो अगर ऐसा एक पल्स भेजे तो इसमें क्या होगा, तो उसके बाद की कहानी कैसा होगा, हमें इन दोनों के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया बाउंड्री इफेक्ट, मतलब कि अगर हम कोई वेव भेज रहे थे और यहाँ पर फिक्स से अगर हो, मतलब कि उसके आगे नहीं जा सकता, होगा तो फिर वापस आएगा, फिर इस तरह का यहाँ पर मूवेबल है तो फिर वापस आएगा, तो वैसा रिफ्लेक्शन वेव का हमें समझना है। ठीक है, तो अब आ जाइए, पहला वाला लेते हैं, फ्रॉम फिक्स पॉइंट। स्ट्रिंग का अगर पल्स ऐसे गया तो कभी ना कभी तो ये पल्स यहां पर पहुंचेगा, तो जब ये पल्स पहुंचेगा यहाँ पर जो इसमें होगा, तो यहाँ पर जो स्ट्रिंग है वो तो फिक्स है, और उसका टेंडेंसी क्या है, आप ऐसे देखेंगे कि जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो नीचे की फिर यहाँ से ऊपर उठेगा, तो इसका टेंडेंसी क्या होगा कि इसका ऊपर उठने का होगा, मतलब कि वो तो फिक्स है ऐसे कि उसका जहाँ से बंधा होगा टेंडेंसी तो होगा ऊपर की तरफ, क्योंकि आप इमेजिन करिए कि जब जा रहा होगा तो इस तरह से, पहले इस तरह से, फिर ऐसे, फिर नीचे, फिर ऊपर, मतलब वहाँ से अपना ऑसिलेशन जो होता है वेव का वो अपना काम कर रहा है। वेन जब यहाँ पर पहुँच रहा तो उसको पकड़ कर कान उसका पकड़ लिया,
है कि नहीं जाना है, तो अब क्या करेगा, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा वॉल पे, तो वॉल भी बदले में एक्शन रिएक्शन होगा, एक्शन रिएक्शन फोर्स लगेंगे, और उसको न्यूटन्स थर्ड लॉ भी बोल सकते हैं। से वो क्या करेगा कि जितना फोर्स ऊपर लगाएगा उतना तुरंत नीचे की तरफ फेंक देगा, और फिर वो नीचे की तरफ ऐसा पल्स बनाते हुए आएगा। तो जो वेव अभी ऐसे गया था, जो पल्स ऐसे गया जा रहा था, तो थोड़ी देर के बाद आप उसको देखेंगे कि वो इसका नीचे का पल्स बनाते हुए ऐसा मिलेगा। ठीक, तो फ्रॉम फिक्स पॉइंट से ये दो बातें होंगे कि आगे की तरफ अगर जाएगा तब इस तरह से, मतलब अगर फिक्स बाउंड्री है तब ऐसा होगा। और उसमें क्या हो रहा है कि इसमें इसका फेस रिवर्सल हो जा रहा है। फेस रिवर्सल का मतलब कि पहले जैसे जा रहा था ठीक उसका 180 डिग्री से कह लीजिए, इसको हम फेस रिवर्सल भी बोलते हैं, रिवर्सल एंड फेस डिफरेंस पाई कह लीजिए, इस तरह का होगा। तो यहाँ पर बच्चों एक चीज़ और बता देता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर वेव जाता है तो हम इसके लिए पढ़े थे ना, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो जब उधर से आ रहा होगा तब इसका क्या हो जाएगा, तब बोलेंगे y इक्वल टू ए साइन, मतलब जो फेस रिवर्सल की कहानी है उसको पहले ही लिखकर कहानी इसकी ख़त्म कर दिया जाए कि ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई, यही होगा। तो वेन आप जानते होंगे ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है और थर्ड वहाँ पर निगेटिव होता है, और जब 180 डिग्री के प्लस माइनस में होता है तो नो चेंज, साइन का साइन ही रहता है, तो माइनस साइन थीटा होगा। तो उस हिसाब से हम इसको बोले यहाँ से y इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहाँ पे निगेटिव ऐसा आ जाएगा। तो ये बात से याद रखेंगे कि जब जा रहा होगा, जब वहाँ से वेव आ रहा होगा, क्योंकि आगे सब जब एनालिटिकल ट्रीटमेंट इसका देंगे, मतलब कि जहाँ पर नोड वगैरह का कुछ कहानी आएगा, तब उसमें आपको ये बताऊंगा लूँगा, तो फिर वो उसी के लिए अभी से बता दे रहा हूँ। तो y इक्वल टू माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है बच्चों। तो ये बात आपको समझ में आया होगा कि जब अगर फिक्स पॉइंट है, अगर है, तो उसका जो रिफ्रैक्टेड वेव है वो कैसा बनाएगा और इक्वेशन क्या होगा, तो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके सेकेंड पॉइंट पे, इसको बोलते हैं फ्रॉम ओपन पॉइंट। ओपन पॉइंट पे मतलब फिक्स नहीं है, तो इस तरह का है, और जैसा मैं बोल रहा था कि एक पल्स ऐसा गया और इस तरह का कुछ रिंग ऐसे है, फ्रिक्शनलेस, अप एंड डाउन, कैन मूव अप एंड डाउन। अप एंड डाउन ऐसा होगा। तो देखिए अब जैसे यहाँ से ऐसे गया, अपना पल्स अपना बनाते हुए ऐसे जा रहा होगा, जा रहा होगा, जा रहा होगा, जब यहाँ पर आया तो कुछ उस पर इनर्शिया ही नहीं लगा या कोई रोकने वाला ही लगा, तो ऊपर की तरफ उठ जाएगा, क्योंकि मूव कर सकता है ना। और फिर जब फिर नीचे की तरफ आएगा तो वापस वो ऐसा बनाते हुए जाएगा, मतलब ये अभी जा रहा होगा ऐसा, जब इस तरह से आ रहा है, इस तरह से वो पल्स बनाते हुए आएगा। ठीक, तो इसमें क्या हुआ कि फेज में कोई चेंज नहीं हुआ, जिससे पहले अभी जा रहा था वैसे अभी जा रहा है। फेज का मतलब ये नहीं कि नीचे की ऐसा आ रहा है तो आप उसका 180 डिग्री ले रहे हैं, पलट जाए। यहाँ पर रिवर्सिबल जो चेंज हुआ ना, जो इसमें और इसमें, इसको याद रखिएगा। मतलब अभी जो जा रहा था और अभी जो आ रहा है, तो उसका तो ऐसा नहीं कि उसको 180 डिग्री से उसको हम बोल देंगे कि हो रहा है, मतलब पहले ऊपर की तरफ था अब नीचे की तरफ हो गया, इसका मतलब फेस रिवर्सिबल है। ठीक है, अभी इसमें देखिएगा कि इफेक्ट आगे पीछे हो गया क्या, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि वो पीछे की तरफ भेज देगा, तो इसका जो सेम फेस या सेम क्रेस्ट में जाएगा, सेम क्रेस्ट मतलब जो रिफ्लेक्टेड वे होगा सेम क्रेस्ट होगा, मतलब कि जब इधर है तो ठीक इसके ऊपर की ही जा रहा है, एंड फेस डिफरेंस यहाँ पर शून्य होगा।
अब यहाँ पर अगर सेम वहाँ से लिया जाए कि y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, हाँ यहाँ पर ये जरूर कहेंगे कि ओमेगा टी प्लस के एक्स हो जाएगा। आपको बताया था कि जब निगेटिव पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाते हैं तो ओमेगा टी माइनस के एक्स लेते हैं, और जब निगेटिव में जाते हैं तो ओमेगा टी प्लस के एक्स होता है। ये आपको वेब में अच्छे से बताया है। तो इन दैट केस y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स हो जाएगा ऐसा। जब इसमें जब ओपन पॉइंट होगा तब इसके लिए ऐसा होगा। तो ये बात आपको समझ में आया बच्चों? अगर आया तो इस दोनों को फटाफट लिख लीजिए, इस बात को पॉज कर लीजिएगा और इस बात को। ठीक है, तो अब इसकी तो बात हो गया बच्चों कि यहाँ पर इन दोनों का। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं कि इसका फर्दर एप्लीकेशन। जैसे कि अभी तो जैसे मान लीजिए कि कोई अगर फिक्स है, जैसे यहाँ पर अभी ये मूवेबल वाला है, या एक बार तो जैसे मान लीजिए कोई पल्स दिया है ऐसे, तो एक बार गया और रिटर्निंग में ये ऐसा आ रहा था, लेकिन साथ में फिर ऐसा दे दिया, तब क्या होगा? मतलब मैं कुछ ऐसा कह रहा हूँ कि इधर फिक्स हो तब इस तरह से ऐसे जा रहा था, तो रिटर्निंग में आपने इसका देखा ना कि कुछ वही वाला सेम, मतलब यहाँ पर उसी पे बना दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए ऐसा। तो ये ऐसे जा रहा होगा और ये ऐसे आ रहा होगा, मतलब कि एक पल्स दिया तो उधर टकराने के बाद वापस आ रहा था, लेकिन तभी सेकेंड पल्स एक और दे दिया तब इधर जा रहा था। जब दोनों मिलेंगे तब इन दोनों में आपस में क्या बातचीत होगा उसको देखते हैं। दूसरा कि इसका मूवेबल वाला या जो ओपन बाउंड्री है यहाँ पर ऐसे कर दिया, तो उसमें तो हम देखते थे कि इसका कुछ इस तरह से आता था और फिर एक इधर से भेज दिए, तो क्या होगा? तो देखिए जब भी इस तरह का ये वाला जो लीड करेगा, जब ये मिल रहे होंगे तब उस समय का कहानी देखिए कि ये ऐसे जा रहा होगा और फिर ये ऐसे आ रहा होगा। एट ए पॉइंट जब वहाँ पर मिलने वाले होंगे तो एक दूसरे का इफेक्ट क्या कर देंगे? कैंसिल आउट ये दोनों। तो इसमें कुछ इस तरह का ब्लैंक दिखाई देगा, मतलब इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो दैट पॉइंट वो टकराने के बाद वहाँ पर आएगा और फिर वो आगे की तरफ निकल जाएगा। ये वाला फिर ऐसे आ जाएगा और थोड़ी देर के बाद जैसे वो जा रहा था वो अपना आगे जाएगा, फिर इस तरह का होते रहेगा। ठीक, तो इसमें उस पॉइंट पर जहाँ पर ये दोनों मिले थे, ये वाला जो पॉइंट था ये, तो इसमें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। मतलब वो बार बार आप मार्क कर लीजिए उस पॉइंट को। अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, एक रस्सी मान लीजिए और वहाँ पर करिए और फिर बार बार उसको करिए, तो आप देखेंगे वो वाला जो पॉइंट है, वो वाला पॉइंट मतलब जहाँ पर जो मिल रहे थे, तो उसका डिस्प्लेसमेंट वो हर बार वो जीरो रहेगा। तो इसको बोलते हैं नोड्स। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज जीरो, क्योंकि वहाँ पर दोनों का कैंसिल आउट हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वहाँ पर जीरो होगा, तो उसको कहा जाता है नोड। अच्छा, इन दोनों का देखिए, जब ये दोनों मिल रहे होंगे कुछ ऐसा, तो ये ऐसे आ रहा होगा और फिर इसमें से ऐसे आ रहा होगा, तो जितना भी इनका एम्पलीट्यूड है वो एड अप हो जाएगा। ठीक, और एड अप होने के बाद उसमें जो एड अप होने के बाद तो वो कहीं मतलब कि यहाँ पर उसका पार्टिकल कहीं दिखाई पड़ेगा अगर ऐसा बनाए तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। एक तो ऐड वो तो हो ही गया, उनका जो एम्पलीट्यूड ऐड होना था, और उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिखाई देगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड हैविंग जो उनका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, हाँ, एंड हैविंग देयर नेम इज नॉट हैविंग, वही तभी हैविंग लिख दिया तो सेंस नहीं बना रहा था। इसको आप ऐसा बोल दीजिए कि इज कॉल्ड एंटी नोड्स। ठीक है, हैविंग से मतलब वो है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हो रहा है और वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हो रहा है। जब इस तरह का होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस आप कह सकते हैं। अभी बताऊंगा इसका और मतलब क्या होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और यहाँ पर इस तरह का जब एक दूसरे को कैंसिल आउट हो रहे हैं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस।
ठीक है, तो एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस और दूसरा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। इस तरह का बातें बनेगा। तो समझ में आया। अब इसका एप्लीकेशन और देख लेते हैं बच्चों। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर कोई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, एक मीडियम में जिसका स्पीड ज़्यादा है, अगर दूसरा मीडियम मतलब स्पीड ज़्यादा है का मतलब रेयरर मीडियम में और डेंसर मीडियम में जा रहा है कोई वेव, तो क्या होगा। तो उस समय मतलब कि रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर डेंसर मीडियम है तो वेव वहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्ट होकर जब आएगा तब क्या होगा। मतलब इसी चीज़ को मैं, जो आपको अभी कम समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि एक वेव है, उसका स्पीड ज़्यादा है और दूसरे मीडियम में जो सेम वेव जा रहा है उसका स्पीड कम हो रहा है, तो आप यही बोलोगे ना कि आप एक मीडियम को रेयर मीडियम बोल रहे हैं और दूसरे को डेंसर मीडियम बोल रहे हैं। तो उस समय जब रिफ्लेक्ट होकर आएगा डेंसर मीडियम से वेव, तो उसका स्पीड क्या होगा। एक दूसरा कि अगर उल्टा कर दे, डेंसर टू रेयर में जाए, तो उसी चीज़ को ऐसा समझ लेते हैं कि एक स्ट्रिंग है इस तरह का, या स्ट्रेच स्ट्रिंग टाइप का कुछ होगा, ऐसा है, और एक थोड़ा सा उससे थिकर है, इस तरह का है। और जब आप पल्स देते हैं इसको, इसमें मतलब आपने एक बार इसको पुश किया तो कुछ ऐसा जाएगा। तो सिंस यहाँ पर वो हैवियर है, तो इसके लिए कैसा काम करेगा वो, मतलब कि एक हैवियर जैसे फिक्स्ड जैसा, तो ऐसा नहीं होगा कि कुछ नहीं होगा, मतलब आगे की तरफ ये बढ़ा देगा। जो मोटा वाला रोप है या जो थिकर है, यहाँ पर ऐसा लिख देता हूँ, थिकर, और ये थिनर है, तो इसमें से इसका जो पल्स होगा तो इस पर क्या असर डालेगा। तो इसमें क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में जब देखेंगे, जब यहाँ से एक पल्स से उसको इम्पार्ट किया तो ऐसा गया, तो इसके लिए तो फिक्स्ड होगा, तो इसमें क्या होगा कि रिटर्न हो जाएगा ऐसा, और यहाँ से इस वाले में भी एक पल्स ऐसा क्रिएट होगा जो कि इधर की तरफ जाएगा। तो एक मतलब उन दोनों में इस तरह का बनेगा। तो इसी चीज़ को मैं बोल रहा था कि मान लीजिए कि इसका एप्लीकेशन क्या था, एक थिनर रोप था और एक थिकर रोप था, और इसमें एक पल्स दिए तो ऊपर की तरफ ऐसे गया, तो यहाँ पर इसको फिक्स्ड बाउंड्री की तरह इसको समझ में आया, तो उसको रिफ्लेक्ट बैक करके, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है थिकर है तो उसमें इनर्सिया ज़्यादा होगा, तो इसको नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा और इधर की तरफ पल्स आ जाएगा, इसका ऊपर की तरफ पल्स आ जाएगा। तो इस केस में ऐसा होगा। दूसरा कि इसी का उल्टा कर दे, मतलब ये वाला थिकर वाला इधर कर देते हैं और ये थिनर वाला इधर कर देते हैं, और फिर यहाँ से एक पल्स दें, तब क्या होगा बच्चों, ये थिनर वाला है, तो इसमें क्या होगा कि इसके लिए तो ओपन बाउंड्री जैसा है, तो इसमें वापस टकराने के बाद यहाँ से अगर चल रहा होगा तो इधर की तरफ आ जाएगा और ये इधर की तरफ आ जाएगा। इस तरह का कुछ इसमें से बात बनेगा। तो जो ये रिफ्लेक्टेड वेव है ये वाला, और ये वहाँ से रिफ्लेक्टेड वेव ऐसा है, की कहानी ऐसा है। ठीक है, तो ये थिनर और थिकर, तो इसमें जो टर्मोलॉजी जो यूज़ कर रहा हूँ वो, या जो कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ, ऐसे आपको उसमें फ्रेम करके बोला जा सकता है कि एक रेयर मीडियम है, एक डेंसर मीडियम है, उससे अगर रिफ्लेक्टेड वेव टकराने के बाद कैसा होगा, तो उसमें कहेंगे फेस का रिवर्सबल हो जाएगा, ऐसा बन रहा है, जो मतलब कि आपको फिक्स्ड बाउंड्री जैसा होगा। और एक थिकर है, एक थिनर है, तो ओपन बाउंड्री जैसा होगा। एक्ट एज, यहाँ पर लिख देता हूँ ओपन बाउंड्री, यहाँ पर ओपन बाउंड्री, और यहाँ पर एक्ट एज क्लोज बाउंड्री कह सकते हैं या फिक्स्ड बाउंड्री कह सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों बातों को फटाफट लिख लीजिए जितना जल्दी से हो सके। अब बाकी ये कहानी ये सब लिख सकते हैं कि इसमें रिवर्सबल फेज हो रहा है, तो डेल्टा फाई का वैल्यू पाई, और यहाँ पर कोई इसमें ऐसा उसके फेज में कोई रिवर्सबल चेंज नहीं हो रहा, डेल्टा फाई 0, इस तरह का। ठीक है बच्चों,
तो ये तो कहानी था, कुछ इस तरह का बाउंड्री इफेक्ट और इसमें अगर डाल रहे थे तब के लिए ऐसा बन रहा था। तो अभी हम आपको कुछ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव वाला जो बता रहे थे, अब उसी को मतलब कि और थोड़ा बड़े उसमें समझें कि हो, मतलब कि जैसे कि एक यहाँ पर है एक वेव, ऐसे केवल अभी तो सिंगल देख कर है ना आराम से कि एक ऐसा वेव गया फिर वापस रिवर्सल हुआ, फिर वो मान लीजिए कोई कंटिन्यूसली ऐसा पुश कर रहा हो, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर फिक्स कर दिया एक वेव रोप को और यहाँ से ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो अब एक बार तो करेंगे नहीं, बार बार अगर होगा देन रिजल्टिंग क्या होगा। मान लीजिए कोई सी में आया आपका दोस्त बीच में कोई इधर से कर दिया या आपका फ्रेंड इधर भी खड़ा हो, तो एक जैसे नहीं, कोई ऊपर नीचे कर रहा हो, मतलब दोनों साइड से पकड़ कर और उसको अपना जो भी खेल बनाना चाह रहे हैं वो बना रहे हैं, देन इस केस में क्या होगा। तो बेसिकली मैं आपको स्टैंडिंग वेव की तरफ ले जा रहा हूँ धीरे धीरे। देखिए एक कॉन्सेप्ट आता है सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन वर्ड से आप पहले भी परिचित है, जब हम लोग लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पर फोर्स को जो रिजॉल्व करते थे ना, जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और इस पर F=10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और यहाँ पर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ पर 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ऐसा। तो अब वो किधर पार्टिकल जाएगा, जिधर उसका रिजल्टिंग आएगा। तो रिजल्टिंग क्या करते थे, वेक्टर सम करते थे। तो उसी को हम जैसे फोर्स F1 F2 F3 है, तो इस पे F नेट क्या आएगा, F1 प्लस F2 प्लस F3। तो ये आपको पता है कि जब भी हम वेक्टरली किसी का सम करते हैं तो रिजल्टेंट देता था, जैसे कि A प्लस बी, अगर वेक्टर A प्लस वेक्टर B का मतलब क्या है, वो वेक्टर R जो उन दोनों का रिजल्टिंग वेक्टर होगा उसके लिए होगा। तो यहाँ पर अगर F1 F2 F3 इस तरह का है तो उसका रिजल्टिंग फोर्स देगा। तो सुपरपोजिशन ऑफ द एनीथिंग, मतलब इसके फोर्स के लिए, वेलोसिटी के लिए, एक्सेलरेशन के लिए, तो वैसे ही यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के लिए y=, अगर मान लीजिए कि अगर डिस्प्लेसमेंट कई सारे वेक्टर है y2 y3 डॉट 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 इस तरह का, अगर उसका एल्जेब्रिक सम अगर ले लेते हैं किसी भी, अगर हम डिस्प्लेसमेंट वेव का, तो जो रिजल्टिंग जो निकल कर आएगा, जो रिजल्टिंग वेव निकल कर आएगा, जो रिजल्टिंग वेव डिस्प्लेसमेंट या जो वैल्यू आएगा वो हम क्या बोल सकते हैं कि वही उसका रिजल्टिंग वेव है। मतलब कहने का मतलब क्या बताना चाह रहा हूँ, एक्चुअल लाइफ में क्या है, तो मैथमेटिकली आपको बताया ना कि y=y1, मतलब कोई एक वेव है उसका डिस्प्लेसमेंट है y1 ऐसे दिखा रहे हैं, दूसरा वेव है y2, तीसरा है y3, उसका हम तीनों का रिजल्टेंट चाह रहे हैं। मतलब एक वेव गया, दूसरा वेव गया, तो एक्चुअल में कितना गया, मतलब और कैसा दिख रहा होगा, या जो ये रोप को ऊपर नीचे कर रहा होगा, तो एक बार में y1 है, दूसरे में y2 है, y3 है, तो रिजल्टिंग वो कैसा दिखाई पड़ेगा, वो हमें अगर देखना हो। अगर नहीं समझ में आए तो आप ऐसे भी समझ लीजिए, ऐसा इंटरफ्रेंस एक फिनोमिना होता है। ऐसे मान लीजिए कि अभी एक लाइट जल रहा है, ये वाइट कलर का है, एक येलो लाइट लगा लीजिए ऊपर, एक ग्रीन और एक रेड, सबको एक साथ जला दीजिए, तो फिर उस समय का कलर कैसा होगा, आफ्टर द इंटरमिक्सिंग ऑफ द लाइट रिजल्टिंग लाइट क्या होगा, तो जो रिजल्टिंग लाइट होगा उसको हम बोलेंगे रिजल्टेंट उसका। तो वैसा ही है, या जैसे मान लीजिए कि तो इंटरमिक्सिंग या उसका एल्जेब्रिक सम कह लीजिए, उसी को इंटरफ्रेंस फिनोमिना कहते हैं लाइट में या वेव ऑप्टिक्स में। यहाँ पर जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ और अभी एक बराबर में एक और मैं ही और बोलने लगूँ, तो एक जैसा दोनों का आवाज़ है और सेम ही चीज़ बोल रहे हैं, तो आपको बस आवाज़ भारीपन दिखाई देगा। अब मैं यहाँ पर हूँ और आप आ जाइए स्क्रीन में से निकल कर और फिर आप बात करने लगिए, जो कोई और थर्ड फोर्थ होगा तो किसी एक का आवाज़ स्पष्ट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई टीवी चैनल पे देखते हैं डिस्कशन जैसे होता है, तो 4-5 लोग आपस में इकट्ठा बोलने लगते हैं, तो किसी का आवाज़ क्या आ रहा है नहीं पता हो रहा, बेसिकली वो सुपर इम्पोज होकर फाइनल आवाज़ आ रहा है। जो आवाज़ आप सुन रहे होंगे, आप जैसे असेंबली हॉल में जाइए जब आप लोग प्रेयर वगैरह करते हो, तो अपना मतलब आप शांत हो जाओ थोड़ी देर के लिए, बाकियों का आवाज़ सुनो, तो किसी एक बच्चे का आवाज़ आपको नहीं आएगा, पूरा एक जो आवाज़ निकल कर आता है वो सुपर इम्पोज हो रहा, सबका साउंड इंटरमिक्स होने के बाद जो रिजल्टिंग होता है। वैसे ही वेव के लिए आपका है कि अगर y1 y है, y1 प्लस y2 प्लस y3 इसका रिजल्टिंग जो आएगा, तो हम यहाँ से इसको ऐसा बोलेंगे। तो जैसा पहले ही आपको बता दिया हूँ कि कंस्ट्रक्टिव क्या होता है, कि कंस्ट्रक्टिव जब एक दूसरे को नलीफाई कर दे, सॉरी कंस्ट्रक्टिव एक दूसरे मतलब जब ऐड हो जाता, जब ओपन बाउंड्री होता था, तो जब वहाँ से आपने देखा था ना, इसके लिए बताया था ये वाला, कि जब ऐड अप होते थे दोनों तो कंस्ट्रक्टिव होता था, और जब एक दूसरे को करते थे तो जब एक दूसरे को समाप्त कर देते थे एक तरीके से, मतलब कि वहाँ पर नोड वाला इस तरह का बनता था, तो डिस्ट्रक्टिव होता था। तो लेकिन हम उसको मैथमेटिकली कैसे आपको और बताया जाए कि ये ऐसा हो रहा है,
कि मैथमेटिकली हम कैसे बताएं कि इस तरह का बातें हो रहा है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, जैसे देख लो, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, तो कंस्ट्रक्टिव होगा। तो ये कब होता था? जब ओपन बाउंड्री होता था। इस तरह का होता था, तब ऐसा होगा। तो ये डिस्ट्रक्टिव होगा, क्लोज या फिक्स बाउंड्री। अच्छा, इसमें सबसे पहला कि इस वर्ड को आप समझते हैं कि जो बाउंड्री बाउंड्री करे, और यहाँ पर फिक्स मतलब यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टिव लिख देता हूँ, और यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव अगर होगा तो ऐसा होगा। तो समझते हैं पहले कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, या इस वाले को समझते हैं कि हुआ क्या। जैसे मान लीजिए कि अभी तक मैं आपको बताया था प्रोग्रेसिव वेव, मतलब वेव चल रहा था। अभी जो रिफ्लेक्टेड वेव हुआ उसके चलते मन में कुछ ऐसा आया कि जैसे कि अभी वो जो बच्चा एक दूसरे को एक रोप एक एंड पे दूसरे रोप इस एंड पे ऐसे पकड़े हुए थे, और एक ऊपर नीचे इस तरह का कुछ दिख रहा है पूरा, कुछ इस तरह का, मतलब एक स्ट्रिंग ऐसे हाथ में ले लीजिए, और एक तरफ आप ही उसको ऐसा कुछ मोमेंट जर्किंग वगैरह इसको दीजिए, तो वेव जा रहा होगा, आ रहा होगा, इसी दो बाउंड्री के बीच में होगा ना। तो ऐसे को क्या बोलेंगे? स्टैंडिंग वेव। मतलब कि वो जा रहा है, आ रहा है, लेकिन इतने फिक्स पॉइंट में। तो इस तरह के जो वेव रिजल्टिंग होगा। अब प्रोग्रेसिव वेव क्या था? कंटिन्यूअस चलते रह रहा था। प्रोग्रेसिव वेव में, स्टैंडिंग वेव में उनका डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से फिक्स है, मतलब आ रहे होंगे डिस्प्लेसमेंट जैसे ऊपर नीचे, तो जो नोट्स और एंटी नोट्स बन रहा होगा, बार बार हो रहा होगा। जैसे कि यहाँ पर कितना भी ऐसा कर लीजिए, एक बन रहा होगा, या फिर इस तरह का भी बन सकता है बहुत सारा, या एक ही ऐसा बनेगा, या ऐसा हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह का उसमें बन सकता है, होगा, लेकिन वेव बनेगा कुछ ऐसा ही। तो अगर डिस्ट्रक्टिव वाले के लिए देखें, और देखिए इसी को बोलते हैं स्टैंडिंग वेव, मतलब कि इसमें जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो, मतलब कि वो फिक्स बाउंड्री के बीच में अगर ऐसा हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल, मतलब आप सोचेंगे ऐसा कहाँ हो रहा है, एक तो यहाँ पर हो रहा है, दूसरा एग्जांपल ऐसा देख सकते हैं, मान लीजिए कि दो इस या कार कह लीजिए या ट्रेन कह लीजिए। ट्रेन में ज़्यादा एब्जॉर्व कर सकते हैं क्योंकि ट्रेन तो लंबी होती है, तो आप देख सकते हैं थोड़ी देर के लिए। तो जैसे मान लीजिए एक ट्रेन में आप बैठे हैं और बराबर वाली ट्रेन से कोई वापस मतलब रिटर्न आ रहा है दूसरी डायरेक्शन से, आप उनको देखिए। तो या मतलब बहुत अब शॉर्ट टाइम के लिए वो उसमें कुछ भी आप एब्जॉर्व कर सकते हैं। यहाँ के लोग तो बहुत लोग जो बैठे होंगे तो वो तो बहुत बिल्कुल मतलब कुछ ऑब्जर्व नहीं होगा। हाँ, लाइट जो जलते हुए दिखाई पड़ेगा तो उसमें आप वहाँ से कुछ उसका जानकारी ले मतलब देख सकते हैं। मतलब थोड़ी देर के लिए स्टैंड स्टिल हो जाएगा, मतलब लगेगा ही नहीं कि वो जा रहे हैं, मतलब आमने सामने। जब क्रॉस जब हो जाएगा तब आपको लगेगा कि हाँ कुछ पास हुआ, लेकिन जब वो मोमेंट जब मिल रहे हैं आपस में, तब उस समय का क्या होगा, ऐसा एक कॉम्बिनेशन बनेगा, तो उसी को हम स्टैंडिंग वेव बोलेंगे। तो उसका अगर हम एनालिटिकली अगर देखें कि एनालिटिकली मतलब कि उन दोनों में नोड या एंटी नोड्स जो बन रहा होगा इस तरह का, तो क्या होगा, इस तरह का कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव अगर हो रहा होगा तो क्या हो रहा होगा। तो इसको हम ऐसा सोच लें कि जैसे मान लीजिए कि अगर इस तरह का जा रहा होगा कि y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इस तरह के, और जब इस तरह से आ रहा होगा, इसको y1 कह लीजिए, इसको y2 कह लेते हैं, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये मतलब स्टैंडिंग वेव के लिए बता रहा हूँ, ऐसा ही बनेगा। यही मैंने बोला ना अभी अपने डेफिनेशन में कि एक आ रहा होगा एक जा रहा होगा, तो दोनों के फेज मतलब सेम ही है, लेकिन एक पॉजिटिव में जा रहा है एक निगेटिव में जा रहा है, तो कुछ इस तरह का बनेगा। तो जो इसका रिजल्टिंग वेव होगा सुपर इम्पोज होने के बाद, अभी हमको ही बताया, तो y1 प्लस y2, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ऐसा y। तो यहाँ से अगर a कॉमन ले लें और साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो साइन c प्लस साइन d है। तो इसको अगर देखें तो 2 साइन के एक्स गया तो ओमेगा टी 2 ओमेगा टी बाई 2, तो ओमेगा टी हो गया
कॉस माइनस करेंगे तो ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी और माइनस माइनस तो ओमेगा टी गया तो माइनस टू के एक्स, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो वहाँ पर टू के एक्स बाई टू इज के एक्स हो जाएगा खाली ऐसा। तो इसी को थोड़ा और सजा के लिखा जाए, टू ए कॉस के एक्स इंटू साइन ओमेगा टी, इस तरह का। तो मतलब अगर दो वेव आपस में स्टैंडिंग वेव बना रहे होंगे तो कुछ इस तरह का मिलेगा, या तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि y1 I2 है तो इस तरह का होगा कुछ। तो अभी के लिए स्टैंडिंग वेव का जो फॉर्मेट होगा कुछ ऐसा होगा क्या बच्चों, पहचान सकते हैं, 2a cos के एक्स साइन ओमेगा टी। अच्छा, इसमें आप इसको देखिएगा खास करके इस पहले वाले टर्म को, इसको कंट्रोल तो अभी भी साइन ओमेगा टी ये कर रहा होगा, लेकिन ये वाला जो पार्ट आया कि एंगुलर वाला और उसका डिस्प्लेसमेंट, तो एम्पलीट्यूड इसका वेरिएबल है। जैसे यहाँ पर पहले क्या होता था कि एम्पलीट्यूड इसका फिक्स होता था, अभी देखिए कि इसका एम्पलीट्यूड वेरिएबल, इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा कंट्रोल हो रहा होगा, 2a cos के x यही बता रहा होगा। तो अगर हम नोड और एंटी नोड की जो कहानी देख रहे थे, ये कुछ वैसा उसी को बनाते हुए आ रहा है। मतलब कि जो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड है यहाँ पर 2a cos के x, इसी में इंक्रीज डिक्रीज हो रहा होगा। मतलब कि जब डिस्प्लेसमेंट जब इस तरह का मान लीजिए कि आ रहा होगा वेव ऐसा इस तरह से, तो यहाँ पर आकर शून्य हो रहा होगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो ले रहे होंगे तो जो नोड्स बन रहा होगा, एक नोड यहाँ पर बना, जैसे कि पहली बार नोड बन रहा होगा यहाँ पर, ऐसे चलते चलते मतलब मेनी टाइम्स अगर हो रहा होगा तो नोड कहाँ कहाँ बनेगा। तो यहाँ पर 2a का वैल्यू तो नॉन जीरो है, तो cos के x का वैल्यू बचा जीरो होने के लिए। तो यहाँ से के x का जो वैल्यू होता है हम क्या जानते हैं, 2n प्लस 1 पाई बाई टू। जनरल अगर मैथ का अगर देखें आप, cos जीरो कब होता है, जब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू होता है। तो इंटीग्रल मल्टीपल और यहाँ पर n का वैल्यू आप 0 1 2 3 ऐसा ले सकते हैं, और k इस 2 पाई बाई लैम्डा होता था वेव नंबर, और x ऐसा कर सकते हैं तो 2n प्लस 1 पाई बाई टू। तो जब n का वैल्यू आप अगर आप देखेंगे तो आपका x का वैल्यू कितना आते जाएगा, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट वाला जो पार्ट है, n का वैल्यू जैसे 1 लिया तो वहां से लैम्डा बाई 4 आएगा। n का वैल्यू जब जीरो लेंगे तो जीरो हो गया तो पाई बाई टू बचा, और यहाँ पर 2 पाई है तो पाई से पाई कैंसिल हुआ, तो लैम्डा गया तो x इक्वल टू लैम्डा बाई 4 हुआ। n का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 2 प्लस 1, और यहाँ से 4 पाई से पाई हो जा रहा होगा, पाई को आप हटाने के सोच सकते हो। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 लैम्डा बाई 4, तो यहाँ पर कितना हो गया 3 लैम्डा बाई 4 एंड 5 लैम्डा बाई 4 एंड डॉट 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 सो ऑन। तो यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस देखिए, लैम्डा बाई 4 और 3 लैम्डा बाई 4, इन दोनों में लैम्डा बाई 2, यहाँ से 3 लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 2। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इन दोनों का जो भी फेज का डिफरेंस होगा वो क्या होगा, मतलब कि जो नोड्स यानी मतलब कहने का मतलब है कि जो x का वैल्यू जीरो कब कब होगा, जब लैम्डा बाई 4 होगा, 3 लैम्डा बाई 4 होगा, 5 लैम्डा बाई 4 होगा, और एक नोड से दूसरे नोड के बीच में इनका डिस्टेंस कितना होगा, कुछ लैम्डा बाई 2। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, मैं बोलना ये चाह रहा हूँ बच्चों, इसको यहीं से ऐसा बता देते हैं। जैसे पहले एक आपको समझा देता हूँ, मान लीजिए कि वेव ऐसा है तो नोड ए है ना, ठीक ऐसा बनेगा, और दूसरा एक ही बना लो, और यहाँ से तो ये वाला जब जीरो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, इस तरह का यही हमारा नोट्स होगा। तो मान लीजिए इसी को हम अभी लैम्डा बाई 4 कर लेते हैं, ऐसे जीरो से जा रहा होगा, यहाँ पर 3 लैम्डा बाई 4, यहाँ पर 5 लैम्डा बाई 4, आपको ऐसे और सो 7 लैम्डा बाई 4 ऐसा। तो आप यहाँ से देखिए लैम्डा बाई 4 से 5 लैम्डा बाई 4 में कितना है, एक लैम्डा वेवलेंथ ही होता है ना, कि जैसे एक अगर कंप्लीट करता है यहाँ से यहाँ तक,
तो एक लैम्डा के बराबर है। अब उसमें जो डिफरेंस है ये नोड और नोड के बीच में, जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है, तो इसका λ/2 है ना। तो यही बोल रहा था कि जो सक्सेसिव लैम्डा मतलब कि जो नोड्स आएगा यहाँ पर बनेगा, लेकिन जो उसके बीच का डिफरेंस होगा वो कितना होगा, ये λ/2 होगा। आप यहाँ से भी देख सकते हैं λ/2 होगा। तो इसको बता रहा था, तो मतलब क्या हुआ कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था, और उसमें हमने जो नोट्स मिला हमारा कुछ ऐसा मिला। तो क्या इसमें एंटी नोट्स भी मिल रहा होगा? यस, ये सब एंटी नोट्स मिल रहे होंगे। तो उस समय उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैक्सिमम +-1। तो यही वैल्यू वहां पर जाकर कुछ अपना काम कर जाएगा। जैसे 2a cos x = 0 है, तो मैं यहाँ पर ऐसा ले लूँ कि 2a cos x = +-1, मतलब ऊपर जा रहा होगा प्लस और नीचे जा रहा होगा तो ऐसा होगा। तो यहाँ से 2a को अगर cos kx का वैल्यू अगर देखा जाए तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, कुछ n पाई। क्योंकि 0 होगा तब ऐसा होगा, और उसके लिए ऐसा दूसरे के लिए मतलब एंगल के लिए kx मैंने लिख दिया, एंगल kx होगा। और यहाँ से अगर जब रखेंगे तो 2 पाई बाई लैम्डा, और यहाँ से आपका n पाई, x भी साथ में, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब x का वैल्यू देखो बच्चों, x का वैल्यू जब n का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 0 भी रख सकते हैं, n+1 के ऐसा कुछ बोलकर। तो 0 पे तो 0 होगा, 0 ही रख लेते हैं चलिए। और यहाँ से दूसरे बार में λ/2, फिर एक बार में जब n का वैल्यू 2 रखेंगे तो λ/3 λ/2। तो यहाँ भी डिफरेंस कितना है, λ/2 का ही है ना। तो एक एंटी नोड से नोड्स के बीच में जब जाएंगे तो वहां पर आपका डिफरेंस जो मिलकर आएगा वो λ/2 आएगा, ठीक। और यहाँ से λ/4 3 λ/4 इस तरह का कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। अब ये बात आपको समझ में आ गया कि इसका कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव अगर हो रहा होगा तो उस तरह का कुछ ऐसा बातें बनेगा। अब देखिए कि स्टैंडिंग वेव को अगर देखें, वेव इन टू फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड स्ट्रिंग, तो पहले इसका थ्योरेटिकल अप्रोच देख लेते हैं, फिर उसके बाद एनालिटिकल देखेंगे, मतलब क्वालिटेटिव अप्रोच देख लेते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए कि अगर ऐसा है स्ट्रिंग, तो इसको ऐसा देख ही ले, इस तरह का फिक्स हो स्ट्रेच स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर खास बात है कि इसमें देख रहे हैं, तो एक बार अगर मान लीजिए कि अगर इसको वाइब्रेट करते हैं तो कैसा है दिखाई पड़ेगा, मतलब एक बार इसको प्लग करें तो एक बार ऊपर जाएगा, एक बार नीचे जाएगा, यही होगा। तो इसमें जो, और इसका हाँ स्ट्रिंग का लेंथ है बच्चों L, ऐसा। तो इसका जो वेवलेंथ होगा वहां से आप क्या कह सकते हैं, मतलब एक बार ऊपर L जाना फिर दूसरा आना, तो λ = हम यहाँ से 2L ही बोलेंगे ना। मतलब आप ऐसा देखिए कि वेवलेंथ पूरा क्या होता था, कुछ इस तरह की बातें होता है, ऐसा कंप्लीट, एक अप एक डाउन। तो उसमें से आप देखेंगे तो लैम्डा का वैल्यू 2L होगा। दूसरे बार हम ऐसा कुछ करें, इस तरह का, तो इसमें लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिंपल कि एक बार में तो टर्न मार ही दिया ना, तो λ = L इस तरह का बोल सकते हैं। अगर बीच में कहीं ऐसा प्लगिंग करे कि वो एक बार और राउंड कर ले, इसी को और आगे बढ़ा देते हैं। तो कुछ इस तरह का हो, ठीक है। पूरा अब नहीं बना, तीसरी बार में अब नहीं बना सकता, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसमें अगर आप देखेंगे कि अगर L/3 ऐसा होगा ना,
तीनों इक्वल है तो एक वेवलेंथ हमें तो इससे मतलब है, तो यहां से हम बोल सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 2L/3 इस तरह का। तो हम इस लैम्डा को जनरलाइज कर सकते हैं क्या? लैम्डा जो अभी देख रही है, देखिए कि 2L है, L है, 2L/3 है, तो हम उसको कुछ 3 के लिए, तो लैम्डा n के लिए फिर क्या हो जाएगा अगर उसको जनरलाइज अगर करते हैं तो या लैम्डा 4 के लिए अगर देखेंगे तो, और कितना हो जाएगा L/4, तो L/2 इस तरह का कुछ बातें बनेगा। तो इसमें हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि 2L/n कह ले क्या, लैम्डा n को इन जनरल अगर करना हो 2L/n। n क्या है, मतलब कि जहां पर उसका प्लगिंग हो, मतलब कि फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह का अगर होगा तो क्या होगा। अगर अच्छा, अब हम इसमें इंटरेस्टेड है कि वेवलेंथ तो आ गया, हम फ्रीक्वेंसी में बेसिकली इंटरेस्टेड है यहाँ पे कि फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता था, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। तो अगर n है तो यहाँ पर n कर देंगे, तो अगर 1 लेते हैं यहाँ पर तो v/, लैम्डा n का वैल्यू कितना था 2L/n। तो अभी पहले n ही इन जनरल निकाल लेते हैं, तो vn के लिए, तो v, अच्छा v का वैल्यू तो आप लोग को याद होगा ना बच्चों, स्ट्रेच स्ट्रिंग है, तो स्ट्रेच स्ट्रिंग में टेंशन पर यूनिट मास ऐसा होता था, टेंशन इन स्ट्रिंग और म्यू मास पर यूनिट लेंथ इस तरह का होगा। तो यहां से न्यू n तो 2L/n ऐसा करेंगे तो फ्रीक्वेंसी इसका कितना हो जाएगा n v/2L इस तरह का। और चाहो तो आप ऐसा भी बना सकते हैं कि न्यू n इक्वल टू n √T/m अपॉन 2L इस तरह का। तो इसमें अगर n का वैल्यू एक करके पुट करिए तो n न्यू1 अगर देखेंगे तो 1/2L अपॉन T पर यूनिट मास, न्यू2 अगर देखेंगे तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा, 2/2L अपॉन T/मास। न्यू3 अगर देखेंगे तो 3/2L T/मास, ऐसा न्यू1 न्यू2 न्यू3। तो आप इसमें ऐसा एक और आप इसमें देख रहे होंगे कि ऐसा बन रहा होगा कि न्यू2 इक्वल टू 2 न्यू1, न्यू3 इक्वल टू 3 न्यू1 इस तरह का, एंड सो ऑन, न्यू4 इक्वल टू 4 न्यू1। और इन जनरल अगर बोले तो यहां से न्यू n इक्वल टू n टाइम्स ऑफ न्यू1। तो 1 का बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 को हम यहां पर बोल सकते हैं कि इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रेच स्ट्रिंग का, और उसका वैल्यू कितना होगा 1/2L इंटू √T/m। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो न्यू1 है इक्वल टू 1/2L T/m इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ऐसा। और इसको फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलते हैं। तो उसमें ऐसा वर्ड रहेगा, न्यू2 इक्वल टू, यहां से अगर करेंगे तो 1/2L T/m इक्वल टू 2 न्यू1। तो इसको सेकंड हार्मोनिक बोलेंगे, क्योंकि सेकंड हार्मोनिक पहले का रिपीट कर रहा है, ऐसा। और इसको फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं, मतलब पहली बार रिपीट हुआ है, इसीलिए फर्स्ट ओवरटोन। ऐसा ही सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, न्यू3 इक्वल टू 3/2L T/m इज 3 न्यू1 इज थर्ड हार्मोनिक एंड सेकेंड ओवरटोन। अगर सेकेंड ओवरटोन बोलेगा तो हमें थर्ड हार्मोनिक लेना है या न्यू3। ठीक है बच्चों, तो ये बात समझ में आया। तो इसका मजा तब और आएगा आपको कि
ये जो मैं आपको अभी बताया, तो थ्योरेटिकली वहां से लैम्डा का वैल्यू मैंने आपको तो निकाल के यहाँ से बता दिया कि ठीक है कि लैम्डा का वैल्यू 2L/n होगा। लेकिन आपको और मजा आएगा कि जब मैं इसको एनालिटिकल निकाल कर दिखाऊं कि यही सारा चीज जो लैम्डा वाला, ये सब कुछ सेम वैसा ही आएगा। मतलब ये मैं आपको कह रहा हूं कि आपको प्रूफ करके दिखा दूं कि न्यू इक्वल टू, करके अभी तो प्रूव करके दिखाया। तो ये तो थ्योरेटिकल लिया था ना, ऐसा बोल बोल कर कि अगर गया तो वेवलेंथ ऊपर नीचे हुआ तो एल लैम्डा इक्वल टू 2L 3L 4L इस तरह का होगा। जो इस पर जो हम यहाँ पर आए हैं, इसको अगर प्रूफ करके दिखा दे तो चलिए, तो उसको प्रूफ करके दिखाता हूं। तो पहले इसको जो फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक हुआ है, इनकी अब कहानी फटाफट लिख लीजिए। ये बेसिक है क्योंकि आगे अभी जो क्वेश्चन कराऊंगा इसी पर बेस्ड होगा, तो ये आपको मिलना चाहिए। चलिए, तो अब आ जाते हैं। अभी तो क्वालिटेटिव अप्रोच देखा था, अब एनालिटिकल ट्रीटमेंट देख लेते हैं इसका। स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड। देखिए, फिक्स्ड एट बोथ एंड, जैसे अभी उसको कर रहे थे यही ना कि एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है। वेलोसिटी तो हमें पता है कि जितना टेंशन होगा T बाई उसका मास पर यूनिट लेंथ होगा। तो हमें वेवलेंथ की खोज में, तो वेवलेंथ अगर पता चल जाए तो हम इसका फ्रीक्वेंसी ऐसा निकाल लेंगे V बाई लैम्डा एन। ये हमें खोज करना है लैम्डा का। तो देखिए, एक जब फिक्स एंड होगा तो अगर यहाँ से चला होगा तो कुछ इस तरह होगा, और टकराने के बाद ये ऐसा कुछ आएगा। तो आपको इस समय बताया था कि y1 मान लीजिए कि इस तरह का है, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और यहाँ पर जब आता है तो फेस रिवर्सल चेंज हो जाता है। तो याद है उस समय आपको बताया था ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई, y2 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई। अब इसका सुपर इम्पोज करें तो y1 प्लस y2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये समझ में आया बच्चों? ये माइनस, क्योंकि पाई बाई ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई तो निगेटिव हो जाएगा, तो निगेटिव हो गया। अब इसका जब हम लिखेंगे कुछ ऐसा ए, तो माइनस के लिए क्या होता है, पहले कॉस आता है और साइन बाद में, मतलब कि साइन सी माइनस साइन डी, ऐसा मैं कुछ कर रहा हूँ। फॉर्मूला याद है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, ऐसा। तो जब यहाँ पर इसको लगाएंगे आप तो कितना हो जाएगा, इन दोनों का अगर प्लस करते हैं तो कॉस 2a कॉस ओमेगा टी, और माइनस करेंगे तो ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस माइनस प्लस है तो माइनस के एक्स, तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा होता है, तो 2kx/2 ऐसा मिलेगा। तो इस बार देखिए बच्चों कि इसका, अच्छा ये 2 बार लिख दिया, एक को हटा लेते हैं, तो एक कितना मिलेगा, 2 साइन kx इंटू कॉस ओमेगा टी इक्वल टू 0। अगर उसका डिस्प्लेसमेंट अगर देखते हैं कि कहाँ पर कैसा हो रहा है या क्या बन रहा है, तो उसमें से यहीं से निकाल देता हूँ कि 2a साइन kx का वैल्यू नोड वाले के लिए जैसे उसके लिए देखा था, तो साइन kx का वैल्यू अगर शून्य होगा तो kx का वैल्यू कितना हो जाता है, n पाई। तो यहाँ से k का वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा, n मान लेते हैं n के लिए, अगर उसके लिए है तो x, और यहाँ से n पाई। देखिए पाई से पाई आपका गया, तो उस समय जो x का वैल्यू, लेंथ यहाँ पर l है, तो लैम्डा n इक्वल टू कितना आ जाएगा, कुछ इसी को ऐसा लिख ले, लैम्डा n इक्वल टू इधर गया और यहाँ से x के जगह पर l लिख ले, तो 2L/n आ गया ना। तो इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट था। अब हम उसको जैसा मर्जी वैसा उसको बना सकते हैं। तो ये बात समझ में आया बच्चों? फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, मतलब आपने देखिए सीखा क्या
कि एक स्ट्रेच स्ट्रिंग था, मतलब पहले एक बार फिर से आपको बताता हूँ कि मैंने इस पूरे डिस्कशन में किया क्या। मैंने आपको ये बताया कि सबसे पहले कि बाउंड्री इफेक्ट क्या होता है, मतलब पहले वेव जो था प्रोग्रेसिव वेव था, फिर जब हम उसको अगर उसमें से कुछ पुश मतलब कुछ झटका वगैरह देते हैं तो अगर वो फिक्स करते मतलब बाउंड्री इफेक्ट देख रहे थे, तो अगर वो रिफ्लेक्टेड वेव क्या हो रहा था, उस डायरेक्शन में आ रहा था, उसका फेस रिवर्सबल हो रहा था, अगर मूवेबल है ओपन बाउंड्री है तब क्या हो रहा था। तो उसको लीड करते करते आपको बस कन्विंस ये कराया कि भाई हमारा स्टैंडिंग वेव क्या होता है, दोनों जगह पे फिक्स हो जाए फिर क्या हो। तो स्ट्रेच स्ट्रिंग उससे सबसे अच्छा एग्जाम्पल था। तो स्ट्रेच स्ट्रिंग को अगर दोनों तरफ फिक्स है और उसमें अगर वेव को अगर करें तो फिर क्या होगा। तो उसमें हमने नोट्स एंटी नोट्स जैसा कुछ चीज़ें देखा, और फिर उसके बाद कि इसका जो फ्रीक्वेंसी इसमें हो रहा था, जैसे गिटार वाले लोग को आप देखते होंगे या बजाते भी होंगे, तो वहाँ पर प्लगिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ पर प्लग करेगा तो जिसके चलते फ्रीक्वेंसी क्रिएट होगा। तो बेसिकली हम इसी की खोज में आए थे, ये वाला फ्रीक्वेंसी जो पीछे आपको पूरा दिखाया कि न्यू एन इक्वल टू वी बाई लेफ्ट। और ये तो आपको पहले ही मैंने बता दिया था उधर डिस्कस करके, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी, तो लैम्डा एन बाई 12/n। तो इसी को मैंने लाया, इसको प्रूफ करके बेसिकली एक तरह से दिखाया और वहां पे थ्योरेटिकली बताया था। तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आ गया, तो इसके चलते हमें एक गिटार से जो मैं बता रहा था या जो फिक्स स्ट्रिंग कहीं भी हो, ऐसा बहुत सारा एग्जांपल आपको मिल जाएगा। या जो आपको बोलेंगे कि एक स्ट्रिंग है या एक से मास हैंग कर रहा है, या तो सिंपली फिक्स स्ट्रेच स्ट्रिंग है और कहाँ पर हम प्लग करेंगे कि ऐसा फ्रीक्वेंसी है। तो आपको इन जनरल उसका जो फॉर्मूला है न्यू वन इक्वल टू वी बाई लेमडा एन, या जो 2L/n है, या मैं एक बार फिर से लिख देता हूं कि न्यू एन इक्वल टू, मतलब सारा कहानी इसी के आसपास घूमेगा, इस फॉर्मूले के आसपास अभी, एन 2L/T/m। इसको अगर आप टेंशन मास पर यूनिट लेंथ, तो फिर उसका फ्रीक्वेंसी का अलग अलग कहानी है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मास, मास है तो फिर उसका डेंसिटी वगैरह वगैरह इस तरह का कुछ होगा। तो उसमें तो खैर आप पहचान लोगे कि वो कैसे उसमें होल्ड करता है, डायमीटर पे कैसे करता है वगैरह वगैरह, लॉ ऑफ समथिंग समथिंग समथिंग। तो इस पर है मेन बात, आपको इस पर फोकस करना है कि टेंशन कि जो फर्स्ट हार्मोनिक है, सेकंड हार्मोनिक है, थर्ड है, और खास करके उसके वर्ड जो ओवरटोन करके इस तरह के हैं, तो उसके लिए क्या होगा। तो आ जाइए क्वेश्चन एक आध देखते हैं, तो फिर अपने आप कुछ समझ में आएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज रो इज द हंग फ्रॉम द थीन स्टील वायर। ठीक है, इस तरह का, अच्छा केवल वायर है, मैंने स्प्रिंग क्यों बना दिया, उसका मास कुछ m है, ले लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज अ स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका डेंसिटी रो गिवन है ऐसा। इफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांसवर्स, हाँ उसको जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जब 1 था, तो इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1 से 0 से भी दिखा सकते हैं, या 1 मतलब स्टैंडिंग के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है कुछ उसका। अच्छा पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ रो इज हंग फ्रॉम द थीन स्टील वायर, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव, इसी पे चर्चा कर रहे थे ना 1 घंटे से, वेव इन द वायर इज 300 हर्ट्ज, द ऑब्जेक्ट इज इमर्ज इन वाटर सो दैट 1/2 ऑफ इट्स वॉल्यूम इज सबमर्ज, द न्यू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज, क्या होगा। ठीक है, तो अगर इसको आधा अगर कर दे, तब मतलब आधा कर दे तो मतलब टेंशन के साथ छेड़छाड़ होगा। अभी जैसे मान लीजिए कि स्टैंड अगर है एयर में, तो उसका मास mg नीचे की तरफ होगा और टेंशन कुछ ऊपर की तरफ होगा, यही जानते थे ना, टेंशन इधर की तरफ और इसमें। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात है तो कोई चिंता की बात है नहीं, एन का वैल्यू 1 है, तो 1/2L, अभी आपको समझाया था जो फॉर्मूला लिखा था उधर पीछे, √T mg कर लेते हैं अपॉन मास पर यूनिट लेंथ। तो ज़्यादा दिक्कत है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि उसका डेंसिटी दे रखा है, तो मास ये जो mg का m का वैल्यू है, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वही रो दे रखा है। तो आप चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2L, m की जगह पे रो v g बाई मास पर यूनिट लेंथ m जितना होगा। तो वो वाला m इससे स्मॉल m से अलग है, मास पर यूनिट लेंथ होता था। तो ये तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हुआ बच्चों। अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन व्हेन दिस थिंग इज द पुट इन द इमर्ज इन द वाटर। थोड़ा ब्लू से कर दिया जाए तो फील भी आएगा, इसको हाफ ही लेकिन करता है। तो अभी इसमें आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में सब बातें तो बताया था, तो
उस समय इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा जाएगा बच्चों, mg तो नीचे की तरफ लगेगा, अभी भी जो पहले लग रहा था, टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा होगा और बॉइंट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा। तो इसमें जो नया टेंशन आएगा टी डैश नेमली कहते हैं, तो mg माइनस बी, यही ना, देखिए तो जो नया टेंशन आएगा जब पानी में इमर्ज करने के बाद, तो उसके चलते, और उस समय का जो कह रहा कि फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो टेक्निकली तो हमें ये मतलब होगा न्यू डैश इक्वल टू 1 बाई लेंथ, तो 2l है ही है, टेंशन की जगह पे ही केवल टी डैश हो गया ना, यहाँ पर तो m जो पहले था अभी है, तो यहाँ से ठीक है। अब इसको बात यह है कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए mg तो जितना था v रो g था, और बॉइंट फोर्स आपको याद होगा बच्चों कि लिक्विड जितना लगाता है, तो लिक्विड का डेंसिटी इसमें वाटर है, तो इसका लिक्विड पुट इन द वाटर, उसका डेंसिटी अगर 1 ले लेते हैं तो v रो g हो गया, और यहाँ पर लेकिन हाफ ही इमर्स किया है, उसमें देखिए 1/2 ऑफ इट्स वॉल्यूम, तो बॉइंट फोर्स कितना लगेगा, v बाई 2 इंटू 1 इंटू जी, है ना। तो टी डैश का जो नया वैल्यू आएगा, तो हम वहां से क्या कर सकते हैं कि वी जी को कॉमन ले लें, या वी रो जी बाई 2 को ही कॉमन ले लें, सॉरी वी जी बाई 2 को कॉमन ले लें, मतलब एलसीएम लेने की बात कर रहा हूं, 2 रो माइनस 1/2 आ जाएगा। तो जो टेंशन का वैल्यू है, यहाँ पे तो स्पेस है नहीं, चाहे आप यहाँ पर छोटे सा में देख लो, टी डैश का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, मैं कुछ ऐसा लिख दूं, वी रो सॉरी वी जी 2 रो माइनस 1/2, ऐसा, ठीक। तो 1/2l वी रो नहीं वी जी माइनस 2 रो माइनस 1/2, ऐसा। तो उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो ये होगा, और हम बराबर में एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जान रहे हैं, उसका वैल्यू कितना है, 300 बोला था बच्चों, कितना बोला था, हाँ 300, ए वाला जो V1 है 300/2l वी रो जी ओवर m। अच्छा, इसका मास नहीं लिखा क्या, m, तो इसमें m, तो इसमें 1 और 2 है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, न्यू डैश ओवर 300, तो देखिए ये 2l तो यहाँ से यहाँ निकल जाएगा, मास भी निकल जाएगा, ये मास भी कैंसिल होगा, अच्छा लिख ही देता हूँ ना, आपको फिर कंफ्यूजन ना हो जाए, 1/2l अपॉन वी जी 2 रो माइनस 1/2 m अपॉन 1/2l वी रो जी ओवर m। तो m से m गया, 2l गया, ठीक, वी जी गया, तो बचा क्या, न्यू डैश इक्वल टू 300 अंडर रूट ऑफ 2 रो माइनस 1/2 रो, इस तरह का, तो यही आया। तो समझ में आया बच्चों, पहला क्वेश्चन ये जेई एडवांस का था, तो इसमें देखेंगे 300 2 रो माइनस 1/2 रो, तो अंडर रूट में है, तो पहला वाला ये ऑप्शन ऐसा होगा। तो ये बात समझ में आया कि इसको कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोला था, जैसे बोला था वैसे कर दिया, पानी में डाला तो उसका टेंशन क्या होगा, तो उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स को लेकर आए और हमारा काम बन गया, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि a massless rod of the length L is suspended by the two identical string is AB and CD equal length. A block of mass M is suspended from the point O such that BO is equal to X and further is T is the observed, then the frequency is the first harmonic is AB. Further is observed that the frequency of the first harmonic of AB is equal to सेकेंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी इन द CD, मतलब इनका न्यूमन जो भी होगा, मतलब कि फर्स्ट हार्मोनिक इक्वल टू सेकेंड हार्मोनिक
ऑफ टू न्यूमन डैश। ठीक है, मतलब कि इसमें दो है, एक ए बी है और एक सी डी है। तो इसमें देखिए कि पहले वाले में टेंशन कुछ ये दिख नहीं रहा होगा, या दिख गया, रेड से करना पड़ेगा या पर्पल है। इसमें टेंशन कुछ T1 होगा और इसमें कुछ टेंशन T2 होगा। तो पहले वाले के लिए जो ए बी के लिए अगर देख लें तो इसको जैसे यहां से लिखें 4 ए बी, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी 1 है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1/2L अंडर रूट T1/M, और 4 सी डी है तो इसके लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी न्यू1 डैश, उसका सेकेंड हार्मोनिक बोला है, तो 1/2L अंडर रूट T2/M। अच्छा, आप ये सोचिए कि सर T1 T2 क्यों नहीं लिख रहे हैं? इसलिए नहीं लिख रहा हूं बच्चों कि यहाँ पर mg अगर सेंटर में अगर होता तब होता, ये हमें नहीं पता। और उसमें भी आप वैसे देखिए कि वो अनइक्वली मतलब है, तो उसके चलते टॉर्क वगैरह भी कभी कुछ आ जाएगा। तो T1 और T2 दोनों में अलग अलग टेंशन है, तो इसीलिए इन दोनों में अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगा, नहीं तो वो बोल ही नहीं देता कि अगर एक जैसा होता तो क्या होता। लेकिन हमें कंडीशन, राहत की बात है कि हमें ये दे रखा है। तो कैसे भी मतलब न्यू1 का वैल्यू देखो, अगर रखें तो 1 लेंथ उनका जितना भी हो, स्ट्रिंग का लेंथ, तो वहां से आपको मिल ही रहा होगा T1 और T2 के लिए। मतलब हम यही जानते हैं कि इसका लेंथ दोनों का इक्वल है। उसमें बोला है ना, मासलेस रॉड ऑफ लेंथ L इज सस्पेंडेड बाय द टू आइडेंटिकल स्ट्रिंग ए बी सी डी ऑफ द इक्वल लेंथ। इक्वल लेंथ बोला है तो उसमें ऐसा होगा। तो L नहीं बोलना है, L डैश बोल लीजिए, कुछ और बोल लीजिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फर्क इससे पड़ता है T1 बाई मास पर यूनिट लेंथ, दोनों आइडेंटिकल है, 2 टाइम्स ऑफ T2 2/2L अपॉन M। देखो तो 12 तो यहां से गया और M रूट भी चला जाएगा, स्क्वायर अगर करेंगे आप तो T1 इक्वल टू 4T2, ये आपको मिला। अब बात है कि इसको कैसे निकाला जाए। T1 T2 में रिलेशन चाहिए तो हमारा काम हो जाएगा। X का वैल्यू चाहिए ना कि कहां पर उसको हैंग किया होगा, तो एक तो ये हो गया। अब यहां से हम T1 प्लस T2 इक्वल टू mg भी नहीं कह सकते भाई, देखो वहां से हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। T1 प्लस T2 इक्वल टू मान लीजिए mg कर लिया, लेकिन मिलेगा क्या? आपको तो लेंथ निकालना है ना। T1 के जगह पे 4T2 रखेंगे तो 5T2 इक्वल टू mg, तो T2 इक्वल टू, ये तो नॉर्मल मतलब जो हम लोग बहुत लॉज ऑफ मोशन में करते थे, एक आसान क्वेश्चन हो जाएगा। लेंथ में चाहिए रिलेशन इसमें। तो हम बताओ बच्चों, किन किन को आ रहा है समझ में? जिनको आ रहा है अपना हाथ उठाइए और बताइए कि यस मुझे आ रहा है। क्या करें? 5 सेकंड का समय देता हूं, टाइप करके बताइए। ठीक है, क्योंकि नहीं सर पता नहीं तो आइए बच्चों देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, उसका रिलेशन लाने के लिए टॉर्क ले लेते हैं। किसके अबाउट? ओ के अबाउट। इससे बढ़िया कुछ नहीं मिलेगा। मतलब वहां पर लेंथ आ जाएगा, मतलब T1 मतलब किसका देखेंगे तो, और वैसे भी अभी क्या है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, कोई ऐसा मोशन हो रहा है देख बता नहीं रहा, तो इसका अंदर की तरफ होगा। ये अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हो तो अंदर की तरफ टॉर्क मिलेगा, और इसमें अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज जा रहा होगा तो बाहर की तरफ हो रहा है, इसमें क्लॉकवाइज जा रहा है तो अंदर की तरफ मिलेगा। तो टेकिंग टॉर्क अबाउट ओ कर ले तो देखिए क्या मिला। यहां पे लिख भी देता हूं कि टेकिंग टॉर्क अबाउट ओ, तो टेकिंग टॉर्क अबाउट ओ अगर करेंगे तो T1 इंटू एक्स इक्वल टू, उधर से करें, ये पूरा लेंथ L है तो यहाँ से x है, तो ये कितना हो जाएगा? L माइनस एक्स हो जाएगा ना। बस तो हमारा काम हो गया, T2 इंटू L माइनस एक्स। इसी के लिए परेशान थे हम लोग। कि आप परेशान थे, हम लोग नहीं। देखिए तो T1 के जगह पर 4T2 लिख लीजिए तो हमारा काम बन जाएगा, और x में जो भी चाहिए उसका रिलेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर स्पेस है, अगले पेज में ना जाते हुए यही लिख देता हूँ। तो T1 इक्वल टू 4T2 इक्वल टू T2 4T2 x, और T2 का वैल्यू L माइनस एक्स। T2 गया तो यहाँ से कितना बचा? 4x इक्वल टू L माइनस एक्स। तो यहाँ से x को सॉल्व करेंगे तो L/5। तो L का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? x का वैल्यू कितना आ जाएगा? L/5। तो इसका ऑप्शन भी ये हो जाएगा। तो समझ में आया क्या? समझ में आया तो इसको फटाफट नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग।
चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है कि द कंस्टिट्यूएंट वेव ऑफ द स्टेशनरी वेव, द कंस्टिट्यूएंट वेव ऑफ अ स्टेशनरी वेव हैव एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी as 8 centimeter, 30 hertz, 180 centimeter per second respectively. Write down the equation of a stationary wave. Good. स्टेशनरी वेव, तो स्टेशनरी वेव का भी फॉर्मेट देखा था, y इक्वल टू 2 में होता था 2a cos kx इंटू साइन ओमेगा टी, ऐसा बोल सकते हैं क्या? तो एम्पलीट्यूड कितना है बच्चों उसका 8 सेंटीमीटर और फ्रीक्वेंसी f दे रखा है 30 हर्ट्ज, इसको तो हम ये भी जानते हैं ओमेगा 2 पाई f, तो 2 पाई इंटू 30 तो कितना हो जाएगा 60 पाई रेड पर सेकेंड। ठीक, और क्या तीसरा गिवन है कि इसका वेलोसिटी इस 180 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो v इक्वल टू ओमेगा के, v इक्वल टू ओमेगा बाई के, ये फॉर्मूला आपको बताया था वेव वाले में, तो v 180 हो गया, तो चाहो तो एम के सिस्टम में भी कर सकते हैं, 1.180 सेंटीमीटर है तो 1.8 कर देते हैं v, और ओमेगा का वैल्यू कुछ 60 पाई के, तो k का वैल्यू 60 पाई अपॉन 180, तो जाने तो सेंटीमीटर में ही छोड़ देते, उसको आंसर में सेंटीमीटर, क्योंकि आसान दिख गया ना करने में, k का वैल्यू पाई बाई 3। तो अब हमारा स्टेशनरी वेव, सॉरी स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव कितना हो जाएगा 2 इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू कॉस, डॉट से कर देते हैं काम, नहीं तो वो x और x भी मैंने कॉस क्रॉस की तरह लिखता हूँ तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है, 2 8 सेंटीमीटर कॉस, k का वैल्यू कितना है पाई बाई 3x, k का वैल्यू पाई बाई 3 और x तो x ही है, और यहाँ से साइन ओमेगा टी, ओमेगा का वैल्यू कितना था 60 पाई टी, ये 60, तो ऐसा आ गया बच्चों, ये हमारा स्टैंडिंग वेव निकल कर आ गया। समझ में आया? अगर इसी में पूछता, मतलब एडवांस का क्वेश्चन है तो उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर सकता है कि कौन सा होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट वेव भी क्या होगा, तो भी हम बता सकते थे अलग अलग उसको, वापस अगर ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं तो सीडी फार्मूला को ब्रेक कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा। तो लेकिन हमसे पूछा नहीं तो बता दिया है, बस आपको ये बता रहे हैं कि अगर वो पूछते कि कॉन्स्टिट्यूएंट वेव इसमें से क्या होगा तो मैथ का भी टेस्ट कर सकते हैं, तो आपको भी ऐसा थोड़ी नहीं आता है, आता है तुरंत बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि स्टेशनरी वेव वाज सेट अप बाय द सुपरपोजिशन ऑफ द टू वेव्स गिवन बाय y1 इक्वल टू 0.05 sin, y2 इक्वल टू दिस, वेयर x and y फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल सिचुएटेड एट द डिस्टेंस x इक्वल टू 1 मीटर। बहुत बढ़िया, तो बेसिकली हमें सुपर इंपोज करने के लिए बताया जा रहा है कि बताओ कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इसमें क्या होगा जो स्टेशनरी वेव का है, इन दोनों से मिलकर बना होगा। तो अभी अभी हमने इसको देखा है कि 0.05 साइन 5t 5 पाई टी माइनस x प्लस 0.05 साइन 5 पाई टी प्लस x, ऐसा। तो यहाँ से अगर 0.05 अगर करते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा साइन, तो 2 साइन ए साइन सी प्लस साइन डी है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन ओमेगा, मतलब कि 5t ही आ जाएगा, और दूसरा माइनस करेंगे तो कॉस x आ जाएगा, तो इसको लेकर आ जाइए, तो 0.05 इंटू 2 कितना हो गया 0.1 हो गया, और यहाँ से कॉस x इंटू साइन 5 पाई टी, ऐसा। तो वो बोला हुआ है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, तो हमें इसी पे काम करना चाहिए ये, क्योंकि वो तो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का वैल्यू यही होता था मीन पोजीशन से कितना ऊपर नीचे गया, तो एट x इक्वल टू 1 करते हैं, तो जो डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए तो 0.1 cos
1, तो cos 1 है बच्चों, तो इसका मतलब 1 डिग्री नहीं है, ये ध्यान रखना। cos ये 1 रेडियन में है, जैसे कि 3 पाई का वैल्यू 3.14 होता है ना, तो वैसा ही है। तो डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180, तो इसको कन्वर्ट करेंगे 1 वैल्यू का, तो 180 बाई पाई डिग्री होगा, 1 का मतलब इतना होगा। तो इसको कुछ करोगे तो 57 के आसपास आएगा बच्चों, 57 डिग्री, क्योंकि 3.14 रहता तो 60 होता, पाई का वैल्यू 3.14 होता है, तो 60 से कम, तो 57 के आसपास होगा। तो यहाँ पर इसको अगर वैल्यू लिखेंगे इसका 0.1 cos 57 डिग्री, तो 57 का भी आसपास 0.57 है, 0.55 एक सेफ साइड लिख देता हूँ, तो मतलब ऐसा ही कुछ मिलेगा 0.55। उसलिए बता रहा हूँ कि cos 60 का वैल्यू कितना होता है, हाफ, 0.5, तो थोड़ा सा पहले, और cos कैसा फंक्शन होता है, डिक्रीजिंग, तो उसका वैल्यू पहले थोड़ा ज्यादा होगा 57 पे, तो 0.55 इंटू 0.1 करेंगे तो 0.055 मीटर। तो इसका जो आंसर आएगा कुछ 0.055 मीटर आएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आया? समझ में आया तो लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। Correct, metal wire of the linear mass density 9.8 kg per gram, 9.8 gram per meter is stretched by a tension of the 10 kg weight between the two rigid support of 1 meter apart. ठीक है, लेंथ दिया हुआ है। The wire passes at its middle point between the poles of the permanent magnet and it vibrates in the resonance with the carrying alternative current of the frequency nu. Find the frequency of the alternating source. तो और बीच में ही एकदम वो कर रहा है, तो उसके चलते क्या होगा, तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए जाते, और ये सब जो कहानी बताया ना बच्चों, ज्यादा उससे घबराइए नहीं, ये बहुत आसान चीज है। आप जैसे ही पढ़ेंगे सेकेंड 12th वाले जो है, जो 12th में होंगे उनको आसान भी लग रहा होगा कि हाँ ठीक है, अल्टरनेटिव फ्रीक्वेंसी मैग्नेट वगैरह को ला रहा होगा, उसके चलते करंट होगा। तो अल्टरनेटिव करंट का अपना एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होता है। तो खैर उसमें अभी हमें जो काम का है, तो उसमें मास पर यूनिट लेंथ 9.8 ग्राम पर मीटर दे रखा है ना, और दूसरा इसका जो टेंशन है कुछ 10 kg दे रखा है वेट। तो 10 kg वेट को हम क्या लिख सकते हैं, 9.8 से मल्टीप्लाई कर दे तो 980 न्यूटन हो जाएगा। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए बात करें तो 1/2L अंडर रूट, इसमें टेंशन का कितना वैल्यू है 10 kg वेट, तो 98 रख ले, मतलब 98 तो लिया ही था। मास की जगह पे ग्राम है तो केजी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 9.8 इंटू 10⁻³ ऐसा। तो 98 करेंगे तो कैंसिल हो गया 10⁻⁴, और उधर हो गया 100 अपॉन 2L। तो L का वैल्यू 1 मीटर शायद गिवन है, तो यहाँ से कितना जाएगा 50 हर्ट्ज, L का वैल्यू अगर 1 मीटर ले लेते तो क्वेश्चन में कोई जब नहीं था, खाली वर्डिंग से था कि इसमें मैग्नेटिक है, फ्रीक्वेंसी है, वगैरह वगैरह क्या हो रहा है, तो इसके चलते आपको थोड़ा घबराहट हो सकता है, लेकिन इसको आप जो जानते हैं उसी पे फोकस रहिए, तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, टेंशन 25 न्यूटन, क्रॉस सेक्शनल एरिया 10⁻⁻² सेंटीमीटर, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ वायर इज 10⁻⁴ kg मीटर क्यूब। तो बहुत सारा कुछ दे दिया। एक ऐसा क्वेश्चन भी रख लिया था कि थोड़ा बेसिक जैसा हो, और इस तरह का अगर बातें हो तो आप घबराइए नहीं। देखिए क्या बोला है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो 1/2L अंडर रूट T बाई मास होता था, मास पर यूनिट लेंथ, उसी के साथ खेल किया है। या जो जानना चाह रहा है कि आपको ये आता है कि नहीं, तो आप उनको बताइए कि हाँ ये आता है मुझे, ऐसा मास पर यूनिट लेंथ। तो 1/2L T, तो ये तो फिक्स वैल्यू है, तो 25 इसको छोड़ देता हूँ। मास के जगह पे ऐसा, चलो मास के जगह पे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऐसा, और वॉल्यूम के जगह पे, अच्छा इसमें एक लेंथ तो साथ साथ चल ही रहा है क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ होता है, तो 1 यहाँ से 2L तो फंडामेंटल के लिए है, 25 रो, वॉल्यूम के जगह पे एरिया इंटू लेंथ, तो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो गया, तो इसीलिए दे रखा था।
तो 1 अब वैल्यू पुट कर लिया जाए, लेंथ कितना है उसका 20 सेंटीमीटर, तो 0.2 हो जाएगा, 2 इंटू 0.2 25 डेंसिटी 10⁴ इतना है। और नेक्स्ट एरिया 10⁻², तो -2 है तो -4 मीटर स्क्वायर में और हो जाएगा, तो -6 हो जाएगा। तो देखिए डेटा कितना आसान है कि आपको काम हो जा रहा है, मतलब यहाँ से 10⁻² होगा तो 2550 हो जाएगा, और 50/0.4, तो ऐसा 0.4 को 0 भेज दिया ऊपर, और यहाँ से 125 हर्ट्ज आ जाएगा। तो ये भी एक तरह से आसानी था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, stretch wire of the emit the fundamental note of 256 Hz, keeping the stretching force constant and reducing the length of wire by 10 centimeter. The frequency become 320 Hz. Frequency become means fundamental frequency is talking about. Calculate the original length of the wire. Okay, so here saying that in the fundamental frequency is 1/2L. As we know that is the stretched wire having some tension T and their mass per unit length is M. In that case, this is 256 Hz. In second case, is saying suppose if you losing there some length L minus X. I'm not putting here value in the centimeter because everything in the MKS system. So why is put in the centimeter? I take the arbitrary number is X, and tension remain constant. If you just shortening the length, so tension won't be changed. So that will be tension and mass per unit length will be same, and that type of frequency is 320 Hz, and it is okay for you. Means look at that, when the length is reducing, the frequency automatically increasing, na? So that thing is happening. Length is shortening, frequency, look at that, 256 to 320. What will happen when you will divide all of them? Means the equation number is namely said that the 1 and this one is the 2. So 1/2L, 1/2, not L, and under root T by F, this stuff will be going to be cancel out to each other. And what we will left L minus X in the numerator if dividing both of them, and here is the L, and 256 over 320. ठीक है बच्चों, ऐसा होगा। तो इसमें चाहो तो सेंटीमीटर में ही रख लेते हैं 256, तो इसको आप 16 जा बोल सकते हैं क्या, कुछ 256 होता है और 16 2 जा, और यहाँ से 4/5 भी ये हो जाता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, सबसे बढ़िया कि 5L minus 5X इक्वल टू 4L। तो यहाँ से L इक्वल टू कितना हो जाएगा, कुछ 5X, तो X का वैल्यू कितना हो जाएगा L/5। तो अच्छा, हमें तो L का वैल्यू ओरिजिनल लेंथ चाहिए ना, तो बस L इक्वल टू 5 इंटू 10 सेंटीमीटर, यानी कि 50 सेंटीमीटर लेंथ उसका होगा। तो ये बात आपको समझ में आया होगा, अगर आया है तो सर लिख लीजिए फटाक से। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट में। कह वायर लेंथ 108 सेंटीमीटर प्रोड्यूस द फंडामेंटल नोट ऑफ द फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज व्हेन स्ट्रेच्ड बाय द वेट 1 kg वेट। बाय हाउ मच इट्स लेंथ शुड बी द इंक्रीज सो दैट द पिच ऑफ द रेज बाय द मेजर टोन। हाँ, तो यहाँ पर बच्चे जो मेजर टोन है उसके लिए आपको बता देता हूँ कि इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है कुछ समथिंग 9/8 होता है। उसमें भी जो मेजर टोन के लिए आता है तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी 9/8 टाइम्स, उसका जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 9/8 टाइम्स। तो यहाँ पर मेजर टोन 9/8 टाइम्स ऑफ नो, ऐसा raised by the measure tone if is the how is now the stretch by the weight of 4 kg। तो 256 था, अब इनका जो फ्रीक्वेंसी उस समय हो गया 9/8 हो गया, तो
तो इनका पहले ही काम तमाम कर ले। 256, 8 3 जा 24 और 2, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27, 288 हर्ट्ज ऐसा। तो by how now stretch by a weight 4 kg, by how much length should be the increase? ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं कि इसमें 256 के लिए हमारे लिए क्या है। इसका लेंथ है 2L ऐसा अंडर रूट टी, तो 1 kg वेट है तो 1 ही छोड़ देते हैं मास, क्योंकि 1 kg 4 kg और जी से मल्टीप्लाई करो या जी लिख लीजिए, चलो कोई बात नहीं है। m है और 288 इक्वल टू 1/2L, तो इसमें 4g L डैश कर देता हूँ इसको, 4g/m। तो जैसे उन दोनों का डिफरेंस कितना आया था 9/8, तो मल्टीप्लाई ही नहीं करना चाहिए था, इसको तो ऐसे ही मिल जाता है। तो 288/256 कर लेते हैं, सेकेंड बाई फर्स्ट, तो 9/8 आ जाएगा क्या, इसको 280/256, तो यहाँ से 1/2 गया, तो ऊपर आ गया L ओवर L डैश, G/m, तो यहाँ से इसका वैल्यू आ गया 2। तो बस L का वैल्यू हमें पता ही है, L डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, L इंटू 2 इंटू 8/9, तो 108 इंटू 16/9, तो 12 9 जा, तो 12 इंटू 16 कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, जितना आना होगा आ जाएगा। 12 6 72 होता है, और 120 + 72 192 सेंटीमीटर ऐसा मिल जाएगा। तो उसका लेंथ उतना करेंगे तो उसके बराबर का फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगा। तो पूछा कितने से इंक्रीज करेंगे, तो उतना सा आप 92 माइनस उतना कर दीजिएगा 8, तो 84 सेंटीमीटर से कुछ उसको स्ट्रेच करना होगा। सॉरी कितना था, 87 बोल दिया, 84 सेंटीमीटर से करना होगा, मतलब स्ट्रेच भाई। तो चेंज इन लेंथ यहाँ से लिख लेते हैं डेल्टा एल, तो 192 माइनस 108, तो कितना आता है, 84 सेंटीमीटर आता है, तो इतने से आपको स्ट्रेच करना होगा। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा कि द लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द सोनोमीटर इज 105 सेंटीमीटर। What should be the two bridges be placed so that the fundamental frequency of the segment are in the ratio is the 1:3:15। मतलब 3 फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर, ν1, ν2, ν3, इन सबों का 1:3:15। सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द, मतलब हमें लेंथ किस रेशियो में चाहिए कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऐसा हो। तो अभी आपको बताया था कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2L T/m, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो लेंथ L1, L2, L3 कितना हो जाएगा, 1 तो 1 ही रहा, 1/3, 1/15। इसी को फिर और आगे अगर लिखें L1, L2, L3 के लिए, तो अगर 15 से मल्टीप्लाई कर दे तो 15, 5, 1 ऐसे। तो अगर हमें इसका लेंथ चाहिए, मतलब कि L1 का वैल्यू चाहिए, तो सम कितना हो जाएगा, 15 + 5 20 + 1 21 अपॉन 15 में चाहिए, मतलब टोटल लेंथ 108 सेंटीमीटर है, 105 है, और 15 में चाहिए तो 5, तो 75 सेंटीमीटर। L2 के लिए अगर देखेंगे तो 105 अपॉन 21 इंटू 5 है, तो कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। और L3 के लिए देखेंगे, अब ये 75 और 25 है, तो उसके लिए ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, वैसे कर भी देंगे तो 5 ही आएगा। तो 75 + 25 100 हो गया, और टोटल कितना है 105, तो यहाँ से आ गया 5 सेंटीमीटर। तो मतलब कुछ यहाँ पर अगर हम प्लगिंग कर रहे होंगे इस तरह का है ना, तो ये 75 एक तरफ से, 25 एक तरफ से, तो एक तरफ से 100 है,
तो एक तरफ से 5 है। तो जैसे भी आप उसको करना चाहते हैं इस तरह से आप बता सकते हैं। ठीक, तो ये बेसिक क्वेश्चन है, तो आपको आना चाहिए। देखिए नेक्स्ट करा कि द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोनोमीटर वायर इज इंक्रीज बाई 5 हर्ट्ज इफ द टेंशन इज इंक्रीज बाई 21%. हाउ विल द फ्रीक्वेंसी विल बी अफेक्टेड इफ लेंथ इज इंक्रीज बाई 10%. ठीक है, देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रहा है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को अगर हम 5 से बढ़ा देते हैं, इंक्रीज बाई 5, इट्स टेंशन इज इंक्रीज बाई 21%. तो 1/2L अंडर रूट T/M. तो अगर फ्रीक्वेंसी अगर 5 से बढ़ा देते हैं तो 1/2L अंडर रूट, तो उस समय टेंशन कितना हो जा रहा है 21%. तो T डैश इक्वल टू T प्लस 21% बाई 100 इंटू टी. मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था लेकिन आपको बताने के लिए लिखा 1.21 T/M. तो दोनों को डिवाइड कर लो, चाहे जैसे करना है कर लीजिए. तो न्यू प्लस 5 ओवर न्यू, मतलब वहां से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, फिर दूसरे केस के लिए काम आएगा. तो 1/2L ले गया और T/T गया, तो बचा कितना 1.11. अच्छा दिस अपॉन दिस की है 1.1. तो इसमें अगर करते हैं 1.1 हुआ तो यहाँ से 5 हो गया तो 0.1 न्यू. तो न्यू का वैल्यू कितना हो गया 50 हर्ट्ज. ऐसा फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज आ गया. अब बोल रहा है कि जब हम लेंथ अगर 10% बढ़ा दें तब उसका नया फ्रीक्वेंसी क्या होगा. तो न्यू डैश इक्वल टू 1/2 L के जगह पे कितना हो जाएगा, मतलब L डैश का वैल्यू कुछ 1.1 आ जाएगा. L 10% अगर बढ़ रहा है तो 1.1 L आ जाएगा और अंडर रूट बाकी का तो Tm/m चल ही रहा है. तो देखिए तो बस यहीं से आ गया. तो यहाँ से क्या करते हैं कि इस 1.1 को इधर ही रख लेते हैं और 2L को इधर क्लब करके लिख लेते हैं. तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज. AC का वैल्यू है ना 50 हर्ट्ज. तो यहाँ पर लिख लिया जाए न्यू डैश इक्वल टू 50/1.1. तो इसको आप देखेंगे तो कुछ उससे कम ही आ जाएगा 45 या कुछ इस तरह का. मतलब 500 हुआ तो 4 है ना 44, तो 665 45 ऑलमोस्ट इतना हर्ट्ज इसमें से निकल कर रहेगा. तो ये बात समझ में आया क्या बच्चों? आया तो इसको आप फटाफट इसको लिख सकते हैं. चलिए नेक्स्ट देखिए. कह रहा है कि स्टोन हैंग्स इन एयर फ्रॉम द वन ऑफ द वायर इज विच इज स्ट्रेच ओवर द सोनोमीटर. द वायर इज यूनिसन विद a certain tuning fork when the bridge is the sonometer are the 45 सेंटीमीटर अपार्ट. मतलब कुल मिलाकर ये सब जो कहानी आपको बोला है कि यूनिसन और वगैरह वगैरह, किसका जो फ्रीक्वेंसी है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 45 सेंटीमीटर पे कर रहा है. नाउ the stone hang the immersed in the water at 4 degrees centigrade and distance between the bridge has to be altered by 9 centimeter to re-establish the unison altered by the 9 centimeter re-establish the unison of the wire with the same fork. Calculate the density of the stone. तो अभी अभी जो पीछे किया था पानी में ही डाल रहा है. पहला क्वेश्चन आपको याद आ रहा है, एग्जैक्टली वैसा ही है, बस यहाँ पर लेंथ के साथ गड़बड़ी किया है और पानी में अलग से और डाल दिया है. तो स्टोन को पूरा डाल दिया है. इसमें क्या था कि स्टोन था और इस समय का जो इसका मतलब टेंशन कुछ T होगा और mg होगा. तो वहां पर क्या था कि हमें डेंसिटी दे रखा था, तो पूछा था कि उसका फ्रीक्वेंसी बताओ. अभी क्या कर रहा है कि यूनिसन ही हो रहा है, मतलब एक जैसा बन रहा है. तो इसमें जो हम फ्रीक्वेंसीज को देखेंगे 1/2L 1 कह लेते हैं, बाद में उसका वैल्यू रख लेंगे, और T बाई या mg कह लीजिए टेंशन की जगह पे स्टोन का अपॉन मास पर यूनिट लेंथ. म्यू इस बार कह देते हैं क्योंकि अलग है थोड़ा. दूसरे वाले के लिए कह रहा है कि 1/2L2, लेकिन
यहाँ पर जो टेंशन का है मामला बदल गया है, इसको किस में रख दिया है, पूरे को इस बार पानी में, ऐसा। तो इन द सेकेंड केस जो उसका है, तो वहाँ से हम क्या जानते थे, मतलब mg नीचे की तरफ लगेगा और एक्स्ट्रा क्या होगा, बॉइंट फोर्स लगेगा b, तो T इक्वल टू वैल्यू कितना हो जाएगा, mg माइनस बी, यही होगा ना बच्चों। तो mg माइनस बी जब रखेंगे और पूरे के पूरे डाल दिया उसमें mg, और वॉल्यूम वगैरह को कुछ ध्यान रखना है तो भी काम कर सकते हैं कि मतलब कि यहाँ से v रो जी माइनस v वाटर के लिए है, यह b था, तो वाटर के जगह पे उसका डेंसिटी 1 है, हमें स्टोन का निकालना है, तो Vg खाली कर देते हैं, Vg इंटू 1, तो समझते रहिएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे कि Vg कॉमन ले लेते हैं और रो माइनस 1 कर लेते हैं, ठीक है, यही मिलेगा इस टेंशन नए वाले में। और इसका म्यू इस तरह का, इन दोनों को आमने सामने कर ले तो 1 बाई 2L1 mg की जगह पे चाहे तो v रो g लिख सकते हैं अपॉन म्यू इक्वल टू 1 बाई 2L2, और यहाँ से vg रो माइनस 1 अपॉन म्यू, तो म्यू से म्यू कैंसिल हो गया, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, vg कैंसिल हो गया, स्क्वायर करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से पहले तो स्क्वायर से पहले थोड़ा सा इनको और सम्मान देते हैं, अच्छा चलो कर ही लो। तो यहाँ से L1 का वैल्यू 45 है, सेंटीमीटर में दोनों फर्क नहीं पड़ेगा, रेशियो में ही है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा आपको, रो, और यहाँ से क्या मिलेगा, रो माइनस 1 अपॉन 36 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये 9 5 जा और ये 4 जा, तो वहाँ बच गया 16 और यहाँ बच गया 25, तो 16 बाई 25 रो इक्वल टू रो माइनस 1। तो उसको फिर से करते हैं वापस, 1 इधर आ जाएगा तो 9 बाई 25, तो इस 25 बाई 9 आ जाएगा, तो डेंसिटी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, 9 2 जा 18, 7 9 8 जा 72, तो ठीक है, इतना 2.8 kg पर मीटर क्यूब आपका वहाँ से, नहीं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मिलेगा, क्योंकि वाटर का ऑलमोस्ट 2.8 आएगा, क्योंकि वाटर का उतना ही होता है 1, मतलब सीजीएस सिस्टम में, तो हमने उसका 1 वैल्यू लिया है, तो इसीलिए इसका वैल्यू भी वैसा मिलेगा। तो ये बात समझ में आया क्या, अगर समझ में आया तो आप इसको लिख सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या करें कि वायर हैविंग अ लीनियर मास डेंसिटी 5 × 10³ kg पर मीटर क्यूब, यहाँ पर पर मीटर क्यूब होगा, is stretched between the two rigid support of the with the tension of 450 Newton. The wire originates of the frequency of 420 Hz. The next higher frequency at the same wire is resonant is the 490 Hz. Find the length of the wire. ये जेई का एडवांस का या मेंस का ये फेवरेट क्वेश्चन है, आप किसी ना किसी पेपर में हर साल आप देखने को आपको मिलेगा। तो आ जाइए, जितना देखने में आसान है उतना ही आसान है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अभी कितना बोल रहा है, इस हमें नहीं बताया कि वो कहाँ पर है, तो हमसे पूछा फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, लेकिन उसका वेरी नेक्स्ट है, तो ठीक है, तो हम इसका कह लेते हैं कि विद द रिजोनेंट एट द फ्रीक्वेंसी सम 420 पे कर रहा, लेकिन उसका नेक्स्ट वाले पे कर रहा, तो मान लेते हैं n पे कर रहा होगा, तो इस पे 2L और टेंशन कुछ 450, ये टेंशन यहाँ पे करके इसका वैल्यू ऐसा कर लेते हैं, तो इसमें कितना है 420, नेक्स्ट वन है उसका 490 ना, तो हम यहाँ से कर ले ऐसा 420 इक्वल टू n, 2 लेंथ जितना होगा होगा, टेंशन कितना है बच्चों, टेंशन को छोड़ दो, 450 न्यूटन है, बाद में निकालने के काम में के लिए आएगा, ये इसके लिए दे रखा है। 490 इक्वल टू नेक्स्ट है तो n+1 ओवर 2L T बाई म्यू, इन दोनों को डिवाइड कर ले तो कितना आ जाएगा 6 7 जा 7 6 जा और 7 7 जा, तो 6/7 आ जाएगा ये दोनों का,
इससे अगर देखेंगे तो उसमें से फिर बचेगा क्या, n/n+1, बाकी तो कैंसिल हो जाएंगे, n+n कैंसिल हुआ तो 6n+6 और यहाँ से 7n, तो इसमें n का वैल्यू 6 आ जाएगा क्या, n का वैल्यू 6 आ गया। तो n का वैल्यू 6 आ गया तो आपसे जो अब मांगता है वो आपके कदमों में है वो, अच्छा, लीनियर मास डेंसिटी 5 × 10⁻⁴ पर मीटर क्यूब, नहीं पर मीटर, लीनियर मास डेंसिटी है ना, लीनियर वर्ड है तो इसीलिए kg पर मीटर है। ठीक है, तो बस यहाँ से फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल कहीं भी रख लीजिए, 420, n का वैल्यू कितना आया 6, तो 6 यहाँ पर रख लीजिए। लेंथ हमें चाहिए 2l और यहाँ से 450 इसका वैल्यू दे रखा है और इंटू 5 × 10⁻⁴, तो यहाँ से करेंगे तो ये 90 हो जाएगा और वहाँ से 6 इंटू एक जीरो चला जाएगा तो 9/100 है, तो 3/10 ही आएगा ऐसा, और 2/l हमें l का वैल्यू निकालना है 420, तो जैसे मर्जी वैसे निकाल लीजिए, 2 3 हो जाएगा, तो l का जगह पर कुछ ऐसा मिल जाएगा, ठीक है, अब आ रहा है वैसा है तो क्या किया जाए, 3 3 9 बाई 420 इतना आपको मिलेगा, 9/4200, तो जितना भी अगर होगा उसका लेंथ इन मीटर में, तो सेंटीमीटर में 9/42 सेंटीमीटर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो इसमें इस क्वेश्चन का अपना इम्पोर्टेंस है कि बार बार आता है वही, और कॉन्सेप्ट में तो ऐसा कुछ खास है नहीं कि आपको मिला नहीं, वेरी नेक्स्ट के लिए n+1 बस उसको तो करके कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में तो आपको इतना सब बताया, आपको समझाया कि बाउंड्री इफेक्ट क्या होता था, और दूसरा आपके उसमें स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर हमने देखा स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर हमने देखा कि भाई कि उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जैसे गिटार वायर वगैरह इन सबों के लिए। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे बच्चों, तो ऑर्गन पाइप्स, वो उसको मत मिस करिएगा, वो जेई मेंस एडवांस मतलब उस पर लिखा हुआ होता है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चलिए, जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो उस क्वेश्चन को भी एनकाउंटर करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक्स फॉर योर टाइम।